Hello everyone, this side Ratan Singh. Welcome to our channel Education Plaza. तो आ गए हम एक नए लेक्चर के साथ वापस, नए चैप्टर के साथ वापस, जो कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे आप लोग इस चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th साइंस का है। और ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर रहे होंगे आने वाले जितने भी टाइम में, कितनी देर में होता है पता नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मेटल्स। समझ लेते हैं मेटल्स क्या होता है हमारा। Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. Metals वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, मेलेबल डक्टाइल। ये सब होता है कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये ट्रॉफी आप लोग को पता है, एक मेटल का एग्जांपल है। बैंगल्स गोल्ड के, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे मेटल्स होते हैं। जो कड़ा हमने पहना हुआ है, ठीक है, तुम लोग भी पहनते होगे, बहुत लोग पहनते होंगे। चश्मे में ये देखो, यहाँ पे मेटल यूज हुआ है। और और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, फोन फोन में देखो कवर में मेटल। तो मेटल यही होता है, मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, जो अपीयरेंस होता है मेटल्स का, जो दिखने में कैसे होते हैं, उसको हाथ में हम लोग फील कर सकते हैं, वो चीज की बात करने जा रहे हैं। मेटल्स आर सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल्स। जो हमारा कड़ा है, हम लोग के बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सारे मेटल्स में होती हैं। हम लोग बैंगल्स जो पहनते हैं, ब्रेसलेट पहन रहे होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट है हमारा, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि थर्मोमीटर्स में यूज करा जाता है। थर्मोमीटर्स में यूज करा जाता है, ठीक है। जो रीडिंग वाला थर्मोमीटर नहीं होता है कि जितना टेम्परेचर उतना आगे बढ़ जाता है, वहां पे मरकरी यूज करा जाता है। सेकेंड, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। इन तीनों मेटल्स को छोड़ के बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। ये तीनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इवन हम लोग इनको नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। तीसरा, मेटल्स आर मेटेलिक, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। शाइन होती है उनमें, गोल्ड को देखो शाइन होता है, ठीक है। कॉपर होती है, जो कॉपर वायर हमारे घर में होती है, वो भी थोड़ी बहुत शाइन करती रहती है। तो ये सब शाइन होता है, ठीक है, लस्टर। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल बोले तो क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, मतलब जिसमें खाना पैक करके हम लोग ले जाते हैं, ऑफिस ले जाते होंगे पापा, तुम लोग स्कूल जाते होगे, मम्मी लंच पैक करती होंगी। तो मेलिएबल का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम को हम लोगों ने हैमर से बीट करा और उसको एक थिन शीट्स में हम लोग ले। ऐसा प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स को बहुत ज्यादा बढ़िया मेलेबल मेटल्स माना जाता है, बट इसको यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि बहुत कॉस्टली है। गोल्ड और सिल्वर मेटल्स को हम लोग इजिली बीट कर सकते हैं, हम लोग यूज भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है कई जगह यूज होते हैं। गोल्ड और सिल्वर मेटल्स की परख यूज होती है, सुना होगा, ठीक है। अल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मेलेबल मेटल्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या, सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है खाने में, वही यूज कर रहे हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर एंड मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल समझ के क्या होता है, कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स। हैमर मार मार के उसको थिन शीट्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी टर्न इनटू थिन वायर्स। इसमें ना बहुत अच्छी चीज है, मेटल्स की वायर होती है, हम लोग को पता है कॉपर वायर होती है। इसमें बहुत अच्छी चीज है, इस पॉइंट पे फिर से आते हैं, पहले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब आयरन को हम लोग हीट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट दो तब जाके वो थोड़ा मेल्ट होता है, कुछ भी होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हमें ये एग्जांपल ले लो, ये कड़ा है मेरे पास, इसको हम लोग हीट करें तो बहुत ज्यादा देर तक ये हीट होता रहेगा, बहुत ज्यादा हम लोग इसको टेम्परेचर दे रहे होंगे तभी जाके ये मेल्ट होगा, ठीक है। पहली बात तो नहीं होता, बट वैसे बता। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। गैलियम ये रहा, ये मेटल आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ये हमारे हाथ में भी मेल्ट कर जाता है। गैलियम एंड सीजियम, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, इसको रखोगे हाथ में मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये कुछ मेटल्स की एक्सेप्शंस भी है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम से पूछ सकते हैं। तो एक हो गया हमारा, मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इस पॉइंट पे एक चीज और बताता है, जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से इसको लिख लेना।
जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। जो गोल्ड, हमारी गोल्ड की अगर हम लोग वायर बनाए, तो अगर 1 ग्राम हम लोग गोल्ड है तो वो 2 किलोमीटर तक की तार बना देता है। ये इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। डक्टाइल बोले तो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो जो 1 ग्राम गोल्ड होता है वो 2 किलोमीटर की तार बना देता है। और सिल्वर भी बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल होता है, बट हम लोग यूज कॉपर या अल्यूमिनियम कर रहे होते हैं। क्यों? रीजन ये है, जो हम लोग की तार होती है, हम लोग जो तार बना रहे होते हैं, हम लोग गोल्ड की भी तो यूज कर सकते हैं। कॉस्टली बहुत है, ठीक है। कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। गोल्ड का यार पता है रेट क्या है, सबसे पहला रीजन तो कॉस्टली है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग गोल्ड नहीं यूज कर रहे होते हैं, बट हम लोग को गोल्ड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है तो वो 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। सिक्स पॉइंट क्या है? मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम और सीजियम है, ये याद रखना, नाम दो, गैलियम एंड सीजियम। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होते हैं, ये हाथ में भी मेल्ट कर जाते हैं। सिक्स पॉइंट हमारा क्या होता है? मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। समझ गए हम लोग, इजी। नेक्स्ट हमारा आता है सेवंथ पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब बच्चों क्या होता है? हम लोग जो मम्मी घर पे खाना बनाती हैं, ठीक है, यूज करते हैं, जो बर्तन हम लोग के यूटेंसिल्स यूज होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हमारे मेटल्स होते हैं। तो हम लोग उसमें खाना बनाएंगे तो वो गलेंगे नहीं, ठीक है। अभी प्लास्टिक को गर्म कर लो, होता नहीं है, प्लास्टिक के बाउल्स को अगर हम लोग गैस पे चढ़ा दो तो वो गल जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो नॉन मेटल है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है? सिल्वर, कॉपर। अब पुअर कंडक्टर जो होता है वो लेड और मरकरी। क्यों? क्योंकि यार मरकरी का तुम लोग को पता है क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। वो ऑलरेडी गला हुआ होता है, उसको और क्या होता है। समझ गया नहीं समझ गया? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं ना ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में और पीछे ब्रैकेट्स में कुछ लिखे हुए हैं यहाँ से, इन सबको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन कहते हैं गैलियम सीजियम। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कौन है? सिल्वर एंड कॉपर। एंड इनका एक्सेप्शन क्या है? लेड एंड मर्करी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है यार, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये भी तुम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होता है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर का एग्जांपल क्या है? सिल्वर एंड कॉपर। तभी हम लोग कॉपर को यूज कर रहे होते हैं एज ए वायर। कॉपर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? वायर की, वायर में यूज कर रहे होते हैं। और गोल्ड के वो याद रखना कि 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर तार बनाता है। घर में हम लोग कॉपर यूज करते हैं, बेस्ट कंडक्टर होता है और कॉस्टली नहीं होता। नाइन्थ बात कर लेते हैं। नाइन्थ पॉइंट क्या? मेटल आर सोनरस। सोनरस बोले तो जब ये जैसे कड़ा, ठीक है, सब लोग आवाज करेंगे, देखना कुछ आवाज आई ना? ये ले लेते सेल, मार रहे तो आवाज आ रही है, तो वही चीज है। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस बोले तो प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। जब उसको हम लोग हिट करेंगे तो एक साउंड आएगा, टिक टिक साउंड, टिक टिक साउंड आएगा। तो वही लिखा हुआ है इसमें, मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। समझ में आया? नॉन मेटल को मारेंगे तो आवाज नहीं आ रही होगी, अभी उसको भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ गए 9 पॉइंट्स हम लोग के मेटल्स की? कोई दिक्कत किसी को इसमें? किसी में 9 पॉइंट्स हमारे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ये हमारा देखो, ये होता है ना, घर में मंदिरों में जाओ तो एक घंटी लगी होती है, बजाते हैं, ठीक है। जब दर्शन कर रहे होते हैं, कहीं पर जा रहे होते हैं, तो एंट्री करते हैं तो बजाते हैं ना, तो वो मेटल से, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका उल्टा, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एंड आर नाइदर मेलेबल, ना मेलेबल होता है ना डक्टाइल होता है। ना इसको हम लोग तार में चेंज कर सकते हैं, ना तार में चेंज कर सकते हैं, और ना हम लोग बीट करके इसको थिक शीट में ला सकते हैं। बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल बोल रहे तो भुर जाना, वो पाउडर नहीं बन जाता। ये देखो चौक है हमारे पास, डायग्राम हमने ले रखा है, ये चौक है। चौक को जो हम लोग तोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका पाउडर भुर जाती है। तो वही चीज है, दे आर ब्रिटल, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? भुर जाना, इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं कंडक्ट करता है, ना मेलेबल होता है ना डक्टाइल। इसकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो आती है इसकी, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, सॉलिड हो सकते हैं प्लास्टिक, लिक्विड हो सकते हैं हमारे ब्रोमीन, गैस हो सकते हैं। गैस क्या क्या हो सकता है? हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सॉलिड में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है, कार्बन, कार्बन इज एन नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल, फास्फोरस इज आल्सो नॉन मेटल। लिक्विड में ये ध्यान रखना ब्रोमीन का, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है लिक्विड के बारे में। लिक्विड नॉन मेटल तो वो ब्रोमीन होता है।
गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इसको बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ रहे होंगे कि डायमंड के बारे में बहुत ज्यादा उसमें दिया हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पूरा एक टॉपिक है डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। तो कोई कार्बन का फॉर्म होता है, जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, चाहे वो मेटल में हो चाहे नॉन मेटल में, हार्डेस्ट होता है। तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, ये एक्सेप्शन, इसको भी ध्यान रखना। तीसरा हमारा आता है मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, वो चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है। इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन क्रिस्टल हमारे बहुत चमकीले होते हैं। फोर्थ हमारा आता है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, ये बता दिया हम लोगों ने। फिफ्थ हमारा आता है नॉन डक्टाइल। समझ में आया? पहला क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, लिक्विड में ब्रोमीन का ध्यान रखना, गैस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ध्यान रखना। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड बहुत हार्ड होता है एंड इट इज कॉल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट हमारा आता है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, चमकीले नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा होता है हमारा नॉन मेटल्स डू नॉट आर नॉट मेलेबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितने पॉइंट्स हो गए? फिफ्थ 5 पॉइंट्स हो गए। सिक्स्थ पॉइंट पे आता है नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उसमें मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था। क्यों होता है? डेंसिटी का भी कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल लो होती है और डेंसिटी ऑफ मेटल्स बहुत हाई होती है। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स इज लो, ये लो होती है, और मेटल्स में लिख लेना पॉइंट वहां पे, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। 7 पॉइंट। एट्थ पॉइंट हमारा आता है नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होगा। नाइन्थ हमारा आता है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, उसको हम लोग मारेंगे तो आवाज नहीं आएगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास वॉच है। ठीक है, इसका जो सरफेस है प्लास्टिक, इस पे मारते हैं तो वैसी आवाज नहीं आ रही, देख रहे हो, जो कड़े में आ रही थी। तो वही फर्क है, इसमें भी कहीं ना कहीं अंदर मेटल यूज हुआ होगा। जो प्योर नॉन मेटल है उसको देख लेना, आवाज नहीं आ रही होती। ठीक है, समझ गए सर? 9 के 9 पॉइंट उसमें भी क्लियर थे, मेटल्स में भी, नॉन मेटल्स में भी क्लियर है। जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एक्सेप्शंस, जो ब्रैकेट में इसमें लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको लिख लेना, और पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, उसको देख लेना। और भी पॉइंट्स है 9 10। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यार सिंपल है, समझाया था, प्लास्टिक को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो गल जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है, सिंपल है। 11th, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट करता एक्सेप्ट ग्रेफाइट। फिर एक्सेप्शन आ गया, एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों करता है? क्योंकि उसमें, क्यों करता है यहाँ पे लिख लो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो ग्रेफाइट में हमारे कार्बन होते हैं वो 3 बॉन्ड बना रहा होता है, 3 बॉन्ड बना रहा होता है, एक बॉन्ड खाली होता है। ठीक है, समझ लो ये कार्बन है, हमारे 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बन गए किसी के साथ, समझ लो आर, आर आर के साथ बन गए, ये खाली होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। बाकी इसको हम लोग डीपली कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, इसमें नहीं है हमारा टॉपिक। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डायग्राम है, इसको देख लेना। क्रोकोडाइल क्लिप्स हमने इसमें सल्फर लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। हमारा बल्ब था, बल्ब डज नॉट ग्लो, देख लो। अगर यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं, समझ लो यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग सिल्वर, लगा लेते हैं सिल्वर, तो ये बल्ब ग्लो कर जाता, वरना सल्फर लगाया तो नहीं कर रहा, क्योंकि सल्फर इज अ नॉन मेटल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है बच्चों, जो इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है आगे का। ठीक है, ये तुम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोगों ने कराई थी, तभी अच्छे से समझाया था तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज। उसको देख लेना, ना समझ में आए तो समझा देंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल्स। ऐसी सीरीज, क्या? ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स अरेंज हो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, ऐसे चलते 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 लास्ट में आ गया हमारा गोल्ड। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, वो है हमारा पोटेशियम। जो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी कम होती रहती है, जो मीडियम में होते हैं, वो जिंक, आयरन, लेड, ये सब होता है। फिर हाइड्रोजन, और ये हमारे लेस लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव नीचे लिखा हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे काम आता है, कि जैसे हमको जिंक एल्यूमिनियम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। होता नहीं है कि आप क्लास में बैठे हुए 2 बच्चे हैं, तो बेचारे अपने, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी क्रश के साथ बैठे हुए हो,
ठीक है, तुम्हारी क्लास में कोई ताकतवर लड़का आ जाओ, तुमको उठा दे, हट जाओगे यार, क्या बोलोगे उससे? कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा ताकतवर ऊपर वाला है। ठीक है, कैल्शियम ज्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू लेड। ठीक है। अब सुनो, दूसरी चीज, अब तुम बैठे हुए हो, वही दोस्त बैठा हुआ है अपनी, वही तुम्हारी क्रश के साथ बैठा हुआ है। तुम अपने भाई को बुला के ला गए जो कि बड़ी क्लास में। ठीक है, ये बड़ा भाई, ये आया और इसने इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये बड़ा है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, उसको देख लेना। और ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, इसकी भी ट्रिक है लर्न करने की, तो देख लेंगे। क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। इसकी शॉर्टकट ट्रिक डाल देंगे, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सिंपल है, मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे हम लोग, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास, व्हेन कॉपर इज हीटेड। हीटेड ऑक्सीजन से मतलब रिएक्ट करने का मतलब क्या है? अगर हम लोग कोई भी मेटल को हीट भी कर देंगे तो हमारे नेचर में ऑक्सीजन है, वो रिएक्ट करेगी करेगी, ऑब्वियस है। तो ये लिखा है, व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या कॉपर हम लोग नॉर्मल कॉपर को बर्न कर रहे होते हैं, हमारे नेचर में ऑक्सीजन, वो ऑब्वियस है उसके साथ रिएक्ट करेगी तो कॉपर ऑक्साइड बनाने की। When aluminium is heated, it combines with oxygen to form aluminium oxide। जब aluminium को हीट करते हैं तो aluminium oxide बनता है। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में या कोई भी स्कूल एग्जाम हो या कोई भी नॉर्मल एग्जाम भी हो, जब रिएक्शन लिखना, चाहे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गोस टू कॉपर ऑक्साइड गिव राइज टू aluminium प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू aluminium ऑक्साइड, बैलेंस रिएक्शन लिखना। अब बैलेंसिंग हम लोगों ने सिखा रखी है, उसको देख लेना। सिंपल वे बैलेंस करने का, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड मत लगाना, एबीसीडी वाला मेथड है, उसको देख लेना और वही करना। तो ये सिंपल है, कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डिटेल में इसको देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है। सम मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। जो कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब कि जब हम लोग उनको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, उसको हम लोग को पानी के साथ रिएक्ट करा तो बेस बन जाएगा। समझ में आया? हमको चेक करना होता है कौन सी चीज एसिड, बेसिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे चेक करते हैं? हम लोग जब उसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर एसिड बन रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक बन रहा है, बेस बन रहा है तो बेसिक ऑक्साइड, सिंपल। तो सब मेटल ऑक्साइड, सारे ज्यादातर मेटल ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम, सोडियम को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बना हमारे पास? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो बनाना आता है हम लोग को, 9th क्लास में सीखा था। सोडियम ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऐसे बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा होगा कि ये बेस होता है। क्यों बेस होता है? क्योंकि ये OH माइनस इसमें present है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ये पोटेशियम का हम लोग का, पोटेशियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलेगा हम लोग को पोटेशियम ऑक्साइड। और पोटेशियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, ये जो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, अभी रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने देखा था। तो इसके बारे में आगे पढ़ रहे होंगे कि क्या चीज है जो हम लोग को एसिड बनाकर, बेसिक बनाकर दे, तो वो बेसिक ऑक्साइड जो बेस बनाकर दें। अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा था सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम इनका क्या है, सोडियम ऑक्साइड, और ये क्या है मेरे पास, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ दो हमारे ऑक्साइड जो मेटल प्लस ऑक्सीजन से मिलके बने, ये हमारे बेसिक होते हैं। अब कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। प्योर एसिडिक ऑक्साइड कोई नहीं होता, ध्यान रखो, प्योर एसिडिक ऑक्साइड नहीं होता कोई। तो वो एसिडिक होगा या मतलब एसिडिक बेसिक दोनों होगा,
या सिर्फ बेसिक होगा। तो जो बेसिक होता है उसको तो बेसिक बोलते हैं। अब वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। देखो सामने लिखा है, some metal oxide show acidic and basic properties both, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दो होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऐसे तो बहुत और भी होते हैं, तो हम लोग के कोर्स में से भी ये दो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। सबसे पहले बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बनता है कैसे? एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो Al2O3 बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3, 2 और 4। ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। यही पीछे एक रिएक्शन थी, देखो लिखिए। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग ने फॉर्म कर लिया। अब हमको चेक करना है कि ये बेसिक है या फिर, मतलब बेसिक एसिडिक दोनों रिएक्शन शो करता है। मतलब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो देख लेते हैं। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिल रहा होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दे तो हम लोग को सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, हाइड्रोजन वाटर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तुम लोग को समझ लेना है और बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहे होते हैं हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और अगर हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला, क्योंकि ये कोर्स ये एग्जाम में पूछा जाएगा। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेसिक बेसिक नेचर दोनों शो करें, उनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये रिएक्शन ये दोनों लिखनी पड़ेगी। ये एल्यूमिनियम की थी। आगे जिंक की देख लेते हैं। जिंक को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो सिंपल है, जिंक ऑक्साइड हम लोग को मिलेगा। ये जिंक ऑक्साइड कैसे बना एक बार फिर देख लेते हैं, वैसे तुम लोग को पता होगा। +2 वैलेंसी -2 हुआ, ZnO हम लोग को मिला। ये पता होगा, 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है कैसे, इसकी दो रिएक्शन हमारे पास। जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड मिलेगा, नाम लिख लेते हैं यहाँ पे जिंक क्लोराइड। ठीक है, देख लो जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कर दें तो जिंक क्लोराइड हम लोग को मिल रहा होगा प्लस। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दें तो क्या मिलेगा हम लोग को, सोडियम जिंकेट। वो सोडियम एल्यूमिनेट था, ये सोडियम जिंकेट है, तो Na2ZnO2 प्लस H2। जिंक ऑक्साइड और सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट, ये लिखा हुआ। ध्यान रखना ये रिएक्शन, इसको रट डालो बिल्कुल 10 बारी 20 बारी इसको लिख डालो। एग्जाम्स में भी पूछी जाएंगे आप लोग के एग्जाम में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वो ऑक्साइड्स, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करें। यह दो दो एग्जांपल है हमारे कोर्स में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। ये दोनों रिएक्शन इनकी लिखनी पड़ेगी, एक HCl के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसकी भी सेम, HCl के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं हम लोग जो समझने वाली थी। वही हम लोग जो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगर उसको हम लोग नॉर्मल रख दे, जैसे ये समझ लो सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इसको हम लोगों ने रखा तो ये ऑक्सीजन के साथ अपने आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ओपन में रख दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम में समझ लो, अगर हमने इसको ओपन ऐसे ही रख दिया तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे ही रिएक्ट कर जाता है और जल जाता है, मतलब फायर आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, कैचेस फायर इजिली, लिखा कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो लिखा है मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वाइगरलेसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। ओपन में रख देंगे तो बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है, हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसको केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन समझते हो ना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? ताकि ये बर्न ना करे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स के लिए आप लोग के, ध्यान से इसको देख लो कि हम लोग सोडियम पोटेशियम को ओपन नहीं रख सकते। ओपन रख देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर लेगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि रिएक्ट ना करे, सिंपल। सेकंड पॉइंट, ये पहला था। सेकंड पॉइंट, इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम को हम लोग हीट करते हैं तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सेकंड ना बच्चों, मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं जरा, इंपॉर्टेंट कॉल है, मना कर दिया जाए, क्लास के बीच में बच्चे कॉल कर देते हैं। ठीक है,
हाँ, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम लोगों ने रिएक्ट करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को मिल गया। और ये जो बर्न होता है हमारा ब्राइट फ्लेम के साथ होता है, तो ब्राइट फ्लेम और सूती नॉन सूती फ्लेम हम लोग कार्बन एनालिटिक्स कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं, उसको देख लेना। आयरन को हम लोग हीट करें तो इट ग्लोज ब्राइटली, हम लोग को पता है, सिंपल है। लोहे को बर्न करेंगे तो लोहा है, उसको हम लोग जलाएंगे तो बहुत ब्राइटली उसकी हीट निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इसकी रिएक्शन भी हम लोगों ने देखी थी, कॉपर ऑक्साइड बनता है, देखो यहाँ पे लिखा है ये। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन रहा होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है। कॉपर को अगर हम लोग बर्न करें एयर में तो कॉपर अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है। ठीक है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है अपने ऊपर ही बना लेता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। गोल्ड की चेन हम लोग क्यों पहनते हैं? मैंने तो नहीं पहनी, तुम लोग पहनते होगे, या तो घर वाले मम्मी पापा मम्मी गोल्ड के ज्वेलरी पहनती होंगी, मैरिज वगैरह इसमें रिंग वगैरह, रिंग सेरेमनी। तो गोल्ड और सिल्वर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से। सिल्वर रिएक्ट करता है तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम बाद रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसे रिएक्ट नहीं करता। ठीक, तो रिएक्ट करते बहुत टाइम बाद उसके ऊपर वो काला काला जम जाता है, तो वो उसको हम लोगों ने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, इसको हम लोगों ने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ, उसको देख लेना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग के 5 पॉइंट है ध्यान रखने वाले। जो पोटेशियम सोडियम है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इनको बचाने के लिए हम लोग इनको केरोसिन में रखते हैं। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम हीट करता है ब्राइट फ्लेम के साथ। तीसरा पॉइंट, आयरन हीट करता है और ग्लो करता है। चौथा पॉइंट, कॉपर को अगर हीट करते हैं तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, जो कि ब्लैक कलर की होती है। पांचवा पॉइंट, सिल्वर और गोल्ड इजिली रिएक्ट रिएक्ट करते ही नहीं ऑक्सीजन के साथ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, बहुत तेज धूप निकला है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, next, some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. form an oxide layer over it, which prevents further oxidation. They are called self-protecting metals. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को करा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, जिंक को करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बनता है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को करा देते हैं, पहले रिएक्शन लिख लो, Al2O3। तो ये जो बने हैं ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। मैग्नीशियम में, जिंक में, मैग्नीशियम की लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक की लेयर जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर फॉर्म करता है। तो ये कुछ लेयर ऊपर फॉर्म कर देता है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, वो प्रोटेक्ट करता है उसको कि और कोई रिएक्शन ना हो उसके बाद। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, रिएक्शन हो गई और एक कवरिंग सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म हो गई, तो आगे ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए उस चीज को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसको सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मल ये ऑक्सीजन मतलब पड़ा हुआ है तो रिएक्ट कर जाएगा, बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भी होता है। तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और ये फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसको सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी दूसरी आती है मेटल्स रिएक्शन विद वाटर। Metals react with water to form metal oxide, good, और metal hydroxide and hydrogen। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या मेटल ऑक्साइड भी बना रहे होते हैं कुछ। समझते हैं क्या दोनों फर्क क्या? सर मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उसका, कहाँ गई रिएक्टिविटी सीरीज, ये सोडियम, एक सोडियम पोटेशियम हम लोग का क्या बनाएंगे ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके, कहाँ गई रिएक्शन, हाँ, सो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बट उसके नीचे आते हैं, अगर हम लोग देख लेते हैं, इसको तुम लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लेना। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तक तो ठीक है, इसके बाद जब आएगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये सब आ रहे होंगे जब, तो ये हाइड्रोजन के साथ ना धीरे धीरे, देखो ये बहुत ज्यादा मतलब है ना, अभी समझाया था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ये पोटेशियम सबका बाप है। ठीक है, पोटेशियम सबसे बड़े भैया, तो वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, नीचे जैसे जैसे आते रहेंगे हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी उनकी कम होती जाती है। जैसे हम लोग जिंक की तरफ आए तो हाइड्रोजन के साथ बहुत कम रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहते कम रिएक्शन होती रहती है, और नीचे वाले तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो नीचे हाइड्रोजन से। तो यही आगे यही है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो दो चीजें मिलती हैं हम लोग को,
वाटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं H2O की फॉर्म में, और H2O को फर्दर लिखा जाता है H प्लस और OH माइनस। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ जो है OH माइनस के साथ आते हैं, कुछ हाइड्रोजन के साथ आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 निकल गया। ठीक है, पोटेशियम और वाटर को करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 निकलेगा, कैल्शियम और वाटर को करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 निकलेगा। यहाँ पे अल्यूमिनियम और वाटर कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन वो ले ही नहीं पाएगा, ठीक, क्योंकि ये धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर बना, ध्यान रखना। आयरन को वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ पे बना फेरिक ऑक्साइड और वाटर, सिंपल। अब ये भी कुछ वाटर के साथ रिएक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर। नॉर्मल है यार, ये रिएक्ट कोल्ड वाटर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, और हाइड्रोजन निकल रही होती है, और ये चीज तुम लोग को पता है, हाइड्रोजन जब निकल रही है तो बर्न विद ए पॉप अप साउंड, पता है ये चीज, हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पॉप अप साउंड। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो समझ लेते हैं, समझ लिया हम लोगों ने, हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पॉप अप साउंड। दूसरी चीज, कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड डज नॉट कैच फायर। फायर इसमें कैच नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है और वाटर होता है, यहाँ पे H2O नहीं लिखा है यार, वेट, H2, ठीक है, एंड डज नॉट कैच फायर। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर। हॉट वाटर क्या होता है हमारा, स्टीम, H2O हॉट, ठीक है, स्टीम नहीं मतलब पानी गर्म हो रहा होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ताकि बॉन्डिंग उन लोग की नॉर्मल होती है और कोल्ड वाटर की, हॉट वाटर की बॉन्डिंग लूज होती है, इसका इफेक्ट पड़ता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम। ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट कर रहे होते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। रीजन सबका वही है, रिएक्टिविटी सीरीज, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जो इजिली रिएक्टिव वो कोल्ड वाटर के साथ हो जाता है, जो लेस रिएक्टिव है जैसे मैग्नीशियम वो हमारा हॉट वाटर के साथ होता है, और जो एल्यूमिनियम आयरन जिंक है वो स्टीम के साथ होता है। स्टीम पता है ना क्या होती है, स्टीम बताने की तो जरूरत नहीं, घर में स्टीमर्स होंगे सबके, देख लेना। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ रहा होता है, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं हम लोग, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जो हाइड्रोजन से सबसे ऊपर है वो इजिली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कोल्ड वाटर के साथ भी हो जाएंगे, सिंपल है। और जो नीचे जैसे आते रहते हैं, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, बट हम लोग को मिल रहा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर नीचे आता है मैग्नीशियम, जो रिएक्ट करता है वो सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। फिर नीचे आता है एल्यूमिनियम आयरन जिंक, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, जो कि बना रहा है मेटल ऑक्साइड में हाइड्रोजन। और जो लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड है वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, वो गुंडे नहीं होते अपने शहर के, सिंपल सा मतलब। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, उसकी याद करने की ट्रिक आपको समझा देंगे, उसको देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ आगे जो हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा कि कोल्ड वाटर से क्या क्या रिएक्ट हो सकता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, स्टीम से एल्यूमिनियम आयरन और जिंक, और हॉट वाटर से रिएक्ट क्या क्या करेगा, नो रिएक्शन विद H2O क्या क्या है, लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होगे, अ पीस ऑफ कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टिक्स टू इट्स सरफेस। तो जो हम लोग पानी के साथ रिएक्शन कर रहे थे पीछे कैल्शियम की, ये रही, ये देखो, कैल्शियम प्लस वाटर, तो क्या मिल रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था ना। तो जो हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ वो कैल्शियम के साथ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें देखो लिखा हुआ है, द पीस ऑफ कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर। कैल्शियम का जो मेटल वो पानी में फ्लोट करने लगता है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स है वो जाके उसके सरफेस पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट बना लेना। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स एट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर इज लेस वायलेंट। तो जो कैल्शियम मेटल के साथ कैल्शियम की पानी के साथ रिएक्शन होती है वो लेस वायलेंट होती है, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन जाके उसके सरफेस पे चिपक जाती है, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एनर्जी बच्चे, बच्चों एनर्जी में आ जाओ तो बिल्कुल फोड़ देंगे। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, बात है एसिड्स के साथ रिएक्शन में, जैसे मैग्नीशियम को एसिड के साथ रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। देखो तुम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा होगा, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड
टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में, एसिड्स की रिएक्शन में आप तुम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। मेटल्स को हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग को सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। 4 रिएक्शन है हम लोग की, इसको देख लेते हैं। मैग्नीशियम को करते हैं अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट, तो सिंपल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। एल्यूमिनियम को HCl के साथ करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सारी रिएक्शन देख लेना। आयरन को HCl के साथ करते हैं तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इसको नोट डाउन कर लेना। द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल फॉर द अबव मेटल्स। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पीछे पढ़ ली है, उसी पे बेस्ड है सब कुछ आगे की रिएक्शन। उसको याद कर डालना, बिल्कुल बिल्कुल रट डालना, ठीक है। उसकी ट्रिक बता रहे होंगे, उसको देख लेना। तो ये सिंपल है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग का सॉल्ट और हाइड्रोजन मिल जाएगा। एक चीज और, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद HCl बिकॉज वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, आगे बढ़ने जा रहे हैं, दिमाग खोल लो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। जब मेटल की रिएक्शन, कोई भी मेटल की रिएक्शन हम लोग इसके साथ करेंगे तो हम लोग की हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना क्या होता है? इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इज इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड जब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, रिड्यूस होता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन निकल रही होती है उसको पानी बना देता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ रहे हो ना। नाइट्रिक एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन इसलिए फॉर्म नहीं करता क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर फॉर्म कर देता है, ठीक है। सिंपल है, समझ गए नहीं समझ गए? और जो इसकी नाइट्रोजन होती है नाइट्रिक एसिड की, वो भी ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। फिर समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? ये हाइड्रोजन इसलिए इवॉल्व नहीं करता क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो इसका हाइड्रोजन फॉर्म होने वाला होता है वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर में चेंज हो जाता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन आप लोग के सामने बच्चों लिखी हुई है, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर चीज़ का वो होता है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन होता है। तो इसका भी एक्सेप्शन ही है, देखने जा रहे हैं। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, और मैंगनीज Mn, इससे रिएक्ट होकर हाइड्रोजन निकालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान से सुनना। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व कर रहा होता है, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द एक्सेप्शन। इनके साथ जब होता है रिएक्शन तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है। ये हमारे पास रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव्स दिस एंड दिस, सिंपल। हाइड्रोजन गैस देखो बच्चों इवॉल्व हो रही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंगनीज के साथ रिएक्शन लिख लो, मैंगनीज प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स MnNO3 नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। रिएक्शन नोट कर लो, रिएक्शन हुई कैसी, हमारे कोर्स में नहीं है, इसका मैकेनिज्म तुम लोग आगे पढ़ रहे होगे 12th में या 11th में, इसका मैकेनिज्म है, उसको आराम से देखते रहना। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट था कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो जो हाइड्रोजन निकल रही होती है उसको H2 में फॉर्म कर देता है, और जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट एक्सेप्शन होते हैं, तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक मिक्सचर होता है, ध्यान से सुनना। एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 1 पार्ट होता है इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। Thus, the ratio of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in aqua regia is 1:3. Aqua regia is highly corrosive fuming liquid. Corrosive means which can cause corrosion. एक्वा रिजिया एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है, थर्ड 1:3 में होता है,
ठीक है। 3 पार्ट उसमें कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव में जो कोरोजन करे, ठीक है। और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, किसी को भी गला लेगा अपने अंदर, किसी को भी सर, किसी को भी मतलब जो लेस रिएक्टिव उनको भी, हाँ बच्चों उनको भी, जैसे गोल्ड सिल्वर उनको भी अपने अंदर ये बिल्कुल गला लेता है। आगे वही हम लोग पढ़ रहे होंगे, देख लेते हैं। एक्वारिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्वारिजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। क्योंकि इसमें 1:3 के फॉर्म में होता है ये, और 1 होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो concentrated नाइट्रिक एसिड और concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन कैन नॉट डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम होता है ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जब लेस रिएक्टिव अगर ये होते हैं तो ये HCl कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसको डिसॉल्व नहीं कर पाता है अकेले। बट अगर इसको हम लोग मिक्स कर दे 1:3 में, जो कि एक्वारिजिया बन जाएगा, तो ये इजिली डिसॉल्व कर लेगा। तो बच्चों हम लोग समझ गए एक्वारिजिया क्या होता है, 1:3 के फॉर्म में होता है। 1 होता है नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट होते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गोल्ड प्लैटिनम जैसे मेटल को भी डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। अलोन ही लोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, दिस इज लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको समझनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल डीप में समझा रखी हुई है तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 में, उसको देख लेना। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सिंपल है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस CuSO4, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सबको पता है। मैग्नीशियम ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो मैग्नीशियम कहेगा कॉपर से चल निकल मैं आ रहा हूँ। तो होता नहीं है कि तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो या तुम हो ये, ठीक है, और ये पहले समझा चुके हैं, और ये तुम्हारी क्रश, ये क्रश और ये तुम। एक बड़ा बच्चा आया, ठीक है, कहता ए तुम्हारे पास आया, ए यहाँ से निकल, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ये बड़ा क्लास का है। बिग बिग तुम मतलब ये स्मॉल तुम, ST समझ, स्मॉल और वो बिग। वो आया कहता भाई हट जा, और वो इसकी जगह ले लेगा और तुम्हें हटा देगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, गुंडागर्दी चलती है यहाँ पे। समझ आया है नहीं? अब तो समझ गए होगे ना, इसमें गुंडागर्दी, जो ज़्यादा रिएक्टिव है गुंडा है, अपने शहर का गुंडा कहते नहीं। तो जिंक डिस्प्लेसेस, यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और ये रिएक्शन हमारी बन रही होगी। इसमें कलर चेंजेस भी होते हैं, तो उसको आराम से डीपली पढ़ लेना, चैप्टर में समझा रखा है। इस चैप्टर में तुम्हें इतना ही समझने की जरूरत है कि जब मेटल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन से होती है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है। ध्यान रखना ये उल्टी नहीं हो सकती। मतलब क्या चीज़ सर? ये FeCu, अगर हम लोग FeSO4 प्लस Cu कर लें तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। समझ आया बच्चों? कोई डाउट? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम लोग को चैप्टर 1 में भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह दे रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि सिल्वर नाइट्रेट एक कलरलेस लिक्विड है बच्चों, तो हम लोग का कॉपर नाइट्रेट बनता है ब्लू सोल्यूशन, कलरलेस से ब्लू, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन कलर। और हम लोग को सिल्वर मिलता है जो कि ग्रेश वाइट कलर का होता है। ये रिएक्शन बच्चों बिल्कुल याद कर डालना, इसको रट डालना, लर्न कर लेना इसको, ठीक है। केमिस्ट्री में क्लास में कुछ चीज़ें लर्न करने वाली होती हैं। तो ये ऐसी रिएक्शन ना बच्चों तो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे तुम्हारा केस स्टडी में पूछ सकते हैं, ठीक है, MCQs में पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में भी आ सकता है, नॉर्मल आ सकता है। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर। तो लिख लेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को अगर हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर। मैकेनिज्म इसका भी समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की 1, ऐसे 1 माइनस और ये 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वहां पे वो लास्ट रिएक्शन थी जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स था। अब समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।
पहला आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये सबको पता है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड along with some production of heat. इसका क्या मतलब हुआ? ये जो रिएक्शन है हमारी, ये हमारी एक्सोथर्मिक होती है. ये नोट बना लेना इस चीज में बच्चों, कि जब हम लोग नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस हीट इवॉल्व होगी. दिस मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आगे बढ़ते हैं. व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एन अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. सफिशिएंट सप्लाई, जो हम लोग की एयर की सप्लाई वो कम हो, ज़्यादा ना हो. ये सफिशिएंट था, ये ऑक्सीजन क्या थी? सफिशिएंट थी. ठीक है. कार्बन एंड कंपाउंड्स में इसको डीप में हम लोग पढ़ेंगे. सफिशिएंट सप्लाई होता है, अनसफिशिएंट सप्लाई क्या होता है, उसको देख लेंगे. यहाँ पे अगर कम सफिशिएंट सप्लाई कम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है, जो कि टॉक्सिक होती है, हार्मफुल होती है. ठीक है, सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. सेम ऐसे सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें तो हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड बनती है. सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर. इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर. जब सल्फर को ओपन एयर में रखते हैं तो उसमें फायर तुरंत कैच हो जाती है. तो यही हमारी रिएक्शन थी सबसे पहले, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में कुछ चीज़ें. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. कोई चीज़ एसिडिक और बेसिक कब होती है? एसिडिक वो जब हाइड्रोजन दे, ठीक है, जब हाइड्रोजन दे, और बेसिक जब OH माइनस. ठीक है. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड. ये हम लोगों ने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में बिल्कुल डीपली पढ़ा. कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोनिक एसिड. ध्यान रखना, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन बनाया, कौन कौन से बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और एक सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था, और आगे भी देखते हैं. चलो, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ रिएक्शन करें तो कार्बोनिक एसिड मिलता है. कार्बोनिक एसिड कहाँ यूज होता है, हम लोगों ने देख लिया था, उसको देख लेना. कार्बोनिक एसिड मिलता है हम लोग को जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे. सेम ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, H2SO3. अब सर सल्फ्यूरिक एसिड कब मिलेगा? देखो अभी अभी करार. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ करा लें, ये सल्फर डाइऑक्साइड तो मिला सल्फर प्लस ऑक्सीजन से. अब सल्फर डाइऑक्साइड को सॉरी ऑक्सीजन के साथ करा लें तो हम लोग को सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा. अब उस सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर के साथ करा लें तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा. ध्यान से सुनो, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कराया तो हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड मिला. वेरी गुड. अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को अगर फिर से ऑक्सीजन के साथ करा लेंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल जाएगा. बैलेंस कर लेना बच्चों. ये ध्यान रखना एग्जाम्स में रिएक्शंस जो हम यहाँ पर तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको एग्जाम्स में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. बैलेंस कैसे करते हैं उसका तरीका भी बताता है. हिट एंड ट्रायल मेथड एग्जाम में मत लगाना. हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाया जाता, उसका तरीका होता है करने का. तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ रिएक्ट कर दें तो यहाँ पे हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, H2SO4. ये था फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ध्यान रखना, इसको समझ लेना. ठीक है. सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में ले आए तो सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड सो नॉर्मल है यार. सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करें सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड रिएक्शन पे. वो समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन. नॉन मेटल्स की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं. ये वन शॉट होने वाला पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में. मेरे हिसाब से यूट्यूब में इतना डिटेल किसी ने नहीं बताया जितना हम लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना. नॉन मेटल्स गिव रेस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस. कोई भी नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल क्लोराइड मिल रहा है. हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फॉस्फोरस गिव्स फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड व्हेन रिएक्टिव विद क्लोरीन. तो ये रिएक्शन हमारे H2 प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन इज एन नॉन मेटल. अगर हम लोग इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल एसिड. और फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मिलेगा आप लोग को. ठीक है, सिंपल है.
समझ गए ना? इससे नॉर्मल रिएक्शन से बस, और कुछ नहीं। आगे देख लेते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब नॉन मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स जैसे सल्फर है हमारे पास, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट और आयनिक क्या होता है वो आगे चैप्टर 4 में बिल्कुल डीपली हम लोग करा दिया है, उसको देख लेना। सल्फर कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवैलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन को सल्फर के साथ करेंगे तो एक कोवैलेंट सल्फाइड बनेगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन है यार, इतना कोई टफ नहीं है इसमें। इसमें तुम लोग को रिएक्शन ही लर्न करनी पड़ेंगी, और जो जो रिएक्शन लिखी है बस वो बहुत सफिशियंट है, मोर देन एनफ। उसके बाद कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। एक ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कितने बज गए रात के? काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बच्चों। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता है क्या होता है? वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। कोई बच्चों पूछ ले आप लोग से कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बट रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके फर्क पड़ते हैं, तुम लोग इसको डीपली आराम से पूरा एक चैप्टर है इसमें। ठीक है, कैटलिस्ट उसको देख लो। तो नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कैटलिस्ट टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड अमोनिया। कोवैलेंट हाइड्राइड बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अमोनियस लिखा है। ठीक है, नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है। इसको बैलेंस कर लो, 3 2 बैलेंस 2H3। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हम लोग का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कितनी कौन सी रिएक्शन थी? 3 थी। चौथा पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव विद वाटर बट reacts vigorously with the air, therefore many of the non-metals are immersed in water for storage. For example, phosphorus, which is one of the highly reactive non-metal, reacts vigorously with air but when immersed with water prevents its contact with the atmosphere. क्या लिखा है ये बच्चों? सुनो ध्यान से, तुम लोग भी रीड कर लो। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। तो एक नॉन मेटल है फॉस्फोरस, उसको अगर हम लोग एयर में रखते हैं तो बहुत हार्डली, बहुत क्या बोलते हैं, देखो ये है फॉस्फोरस बर्न इन एयर विद अ येलो फ्लेम टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ अगर फॉस्फोरस को हम लोग रख दें नॉर्मल एयर में, तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए इसको, ताकि ये ना मतलब कोई इफेक्ट करे, इसीलिए इसको हम लोग पानी में स्टोर करते हैं। क्यों? बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग का फॉस्फोरस होता है वो एयर में बर्न हो जाता है और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बना लेता है। इसीलिए हम लोग इसको पानी में स्टोर करते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करे, क्योंकि फॉस्फोरस नेचर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। फॉस्फोरस का एग्जाम्पल हम लोगों ने इसमें समझ लिया कि पानी में क्यों रखा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा वाई फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव इन एयर एंड इजिली कैचेस फायर। ये देखो लिखा हुआ है टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, सो दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर बिकॉज नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव इन वाटर। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे डाइल्यूट एसिड से, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीजन भी, इसका भी रीजन है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, शोज दैट एसिडिक नेचर। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं उसके, वो एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे जैसे बच्चों अभी बताया था, देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करें तो कार्बोनिक एसिड बन रहा था। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था। तो इसके जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करे होगा ही नहीं, क्या फायदा, एसिड एसिड रिएक्ट कहाँ करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पहले हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा, अब पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेटल्स नॉन मेटल्स का मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आयंस के बारे में पढ़ते हैं। आयंस क्या होता है? दो टाइप के आयंस होते हैं हमारे पास, एक होते हैं कैट आयंस,
एक होते हैं Ca, एक होते हैं एनायंस। ये होते क्या है पढ़ते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम आर नोन एज आयंस। इसको तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब पढ़ा होगा पक्का है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डीपली समझाते हैं। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज एटम्स, उनको हम लोग आयंस कहते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एनी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन हम लोग नहीं ला सकते किसी एटम में से। एटम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। वैसे तो थ्री होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट वैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन होते ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये एटम है हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बनाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बनाता है। सिंपल से इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से हम लोग के आयंस बनते हैं। एटम्स फ्रॉम आयंस ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो आगे हम लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। तो समझ, एक एटम है हमारे पास। एटम एटम में से इलेक्ट्रॉन या तो जा सकता है या इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने निकाला, इलेक्ट्रॉन गया, इसको कैसे बनाया? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो वो हो जाता है हमारा निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म व्हेन देयर इज एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। अभी हम लोगों ने समझाया पॉजिटिव आयन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को बोलते क्या? कैटायन। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। इसको याद करने का तरीका PCNA। घर वालों से को पीसी दे देना, वो बोलते हैं नहीं लेकर देंगे, तो पीसी पॉजिटिव, कैटायन निगेटिव बनाए। पीसी पर्सनल कंप्यूटर मम्मी लेना है हमको, मम्मी कह देंगी नहीं लेना है। ठीक है, तो PCNA याद रहेगा। PCNA पॉजिटिव कैटायन निगेटिव एनायन। तो सोडियम फॉर्म सोडियम आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास सोडियम है Na, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो हम लोग का Na प्लस मिल जाता है। ये देखो लिखा हुआ नीचे। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज क्यों करा समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे चलता रहता है। तो हमारा सोडियम का 11 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1। हमको इसको नोबल गैस बनाना है, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन में या तो फुल हो या तो कुछ ना हो, लास्ट वैलेंस शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कि ये खाली हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये, तो बन जाएगा ये है 2,8,1। लूज करे एक इलेक्ट्रॉन तो 2,8 बन गया। आई होप ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप समझ गए हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमको 2,8,1 से 2,8 ले जाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम आयन हम लोग को मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? 2,8,2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो मैग्नीशियम में अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लूज कर दें, तो Mg2 प्लस बन जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना तो 2 प्लस आ गए। तो ये मैग्नीशियम फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब लिखा हुआ समझ गए। अब आते हैं निगेटिव आयन। निगेटिव आयन हमारे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो, इलेक्ट्रॉन गेन करे जाए। इलेक्ट्रॉन गेन कब होंगे बच्चों? देख लेते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। हमने क्या बोला? लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीटली फिल हो या खाली करना। तो इस 7 है, इसको हम लोग को 8 बनाना है, तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। तो क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने +1 इलेक्ट्रॉन करा तो ये Cl- बन गया। इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाए 2,8,8। ठीक है, 2,8,7 से 2,8,8 हो गया। आफ्टर द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेट्स 1 नेगेटिव चार्ज ओवर इट फॉर्म्स क्लोरीन आयन। अभी एक इलेक्ट्रॉन से लिया कहाँ से? तो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था,
वहीं उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। या मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था मैग्नीशियम, तो वो इसने दे दिया। तो आगे समझते हैं इसको। समझ गए ना क्लोरीन का? तुम लोग के कोर्स में क्लोरीन है। अब आता है आयनिक कंपाउंड। हमने जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाला था वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में डाल दिया, ठीक है, सही है। जो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो 2 क्लोरीन में डाल दिए, ये भी सही है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब शेयरिंग हो रही होती है। और इस चैप्टर में तुम लोग का आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट चैप्टर में कोवेलेंट है पूरा पूरा। तो इसमें आयनिक समझ लो, उसमें कोवेलेंट समझ लेंगे। तो आयनिक क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, Na से क्लोरीन में गया, तो क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ ना, है ना बच्चों? ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं आयनिक। द आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड formed by the transfer of electron from a metal to non metal। मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर कर देना इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो मेटल से नॉन मेटल। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड्स की। दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड ऑफ आयंस। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसमें। हम लोग को ये चीज़ बिल्कुल याद कर लेनी है क्योंकि बहुत काम आने वाली है ये आगे तुम लोग के। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। दूसरा, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिंपल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसमें, क्योंकि जो बॉन्डिंग बन रही होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए बहुत हाई। आगे देख लेते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन। तो जो हम लोग का आयनिक कंपाउंड बन रहे होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल होते हैं पेट्रोल और केरोसिन। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? कितने पॉइंट है? वेट, ये 3 पॉइंट तो ये रहे, 1 2 3, और ये 4th है, ठीक है, और ये 5th है। पहला पॉइंट क्या था हमारा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तीसरा पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। चौथा पॉइंट पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में मिल जाता है, बट इनसोल्यूबल होते हैं पेट्रोल और केरोसिन। पांचवा पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको मॉल्टेन स्टेट में हम लोग रखें, लिक्विड स्टेट में, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग अगर लिख लें सोडियम क्लोराइड ले लें, विच इज अ आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड ले लें, विच इज आयनिक, देखो Na+Cl-, ठीक है। या हम लोग ले लें मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। जो हमने लिया तो यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, ठीक है, तो ये जलने वाला है, ठीक। तो अभी तुम लोग के कोर्स में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ही है, तो वही हम लोग आगे समझ रहे होंगे कि कैसे बना। जैसे पहला हमारा है सोडियम क्लोराइड। तो पढ़ने से पहले तुम लोग ये देखो, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे तो है। ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1। हमको इसको स्टेबल करना है, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा, तो 2,8 बन गया। गुड। क्लोरीन है, क्लोरीन में से क्लोरीन क्या है? 2,8,7। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा वो हवा में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, जाके क्लोरीन के पास चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, Cl-2,8,8। So the atomic number of sodium is 11. Its electronic configuration is 2,8,1. It has one valence electron. Valence electron क्या होता है? The electron in last shell. It loses one electron to form Na+ ion. The atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 2,8,7. It has 7 valence electron. It gains one electron to form Cl- ion. Then the attraction between Na+ and Cl-। देखो प्लस माइनस को, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर कोई लड़का है तो उसको लड़की के साथ प्यार होगा, और कोई लड़की है तो लड़के के साथ प्यार होगा, ठीक है। और मतलब नॉर्मल है ये, कोई इसमें कुछ वो नहीं है। तो बस समझते हैं हम लोग क्या, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो Na+ और Cl- आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। समझ लेते हैं कैसे। सोडियम है, सोडियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैसे लास्ट शेल में। तो इसको हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो हम लोग का सोडियम बन जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा 2,8,1, और ये 2,8 बना। क्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा, तो यहाँ पे बन गया Cl- ये Na+। 2,8,8 और ये 2,8,7। और इसको बना भी लेते हैं, Na में प्लस Cl- फॉर्म करता है, NaCl बना लेते हैं। समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लोरीन में कितने होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7।
तो ये प्लस माइनस मिल जाता, तो ये बना हमारे पास क्लोरीन पास 8 हो गया और सोडियम। ठीक है, को इसको सही समझाते हैं। एक मिनट वेट 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 वेट। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो एक्स एक्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इस यहाँ इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि देखो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफर हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पर ट्रांसफर हो गया, सोडियम के पास अपने 2,8 हो गया। यहाँ पे स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। तो यहाँ पे Na+Cl- बना, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया हम लोग का। सेम ऐसे हम लोग का नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का होता है 12, 12 मतलब 2,8,2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो बना लेगा Mg2+2,8। और क्लोरीन का हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना तो एक एक क्लोरीन में जाएंगे, अलग अलग क्लोरीन में। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? तो एक क्लोरीन पे आया तो Cl माइनस बना दिया, 2,8, 2,8,7, 2,8,8। यहाँ भी ठीक कर लो, सही, ठीक, 2,8,8। अब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन से छोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन आके ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा ना, तो एक और क्लोरीन आ जाएगा हमारे यहाँ पे मूवी में, वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ हम लोग को क्या क्या मिला, एक मैग्नीशियम था जो कि 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने थे, एक मैग्नीशियम से लिया, इस वाले क्लोरीन ने एक मैग्नीशियम से लिया, तो यहाँ पे हमारा बन गया MgCl2, मतलब Mg+2 और Cl-1 क्रॉस मल्टीप्लाई MgCl2। ठीक है, तो 2 क्लोरीन मिले यहाँ पे, एक मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए 2 क्लोरीन यहाँ पे पिक्चर में है। समझ में आ गया क्या हुआ, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड था। तो इसको पढ़ लेते हैं। द atomic number of magnesium is 12. Its electronic configuration is 2,8,2. It has 2 valence electrons. It loses 2 electrons to form Mg2 plus. The atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is this. सेम ये सब लिखा हुआ है। और then the attraction between Mg2 plus ion and 2Cl2 Cl minus ion results in formation of magnesium chloride NgCl2। तो सिंपल सा ये सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी। ये फॉर्मेशन था, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देख लेते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल अकर कैसे करता है। तो यही चीज, सम मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एटसेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। तो जो हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, वो हम लोग को अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, जब उसको हम लोग होता है नहीं जमीन खोदो तो मिल जाता है। तो क्यों, क्योंकि वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। बट जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं या मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा ओर के फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड्स ओर, हैलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, वो हम लोग को कैसे मिल जाता है, नॉर्मल अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, और जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव होता है वो हम लोग को ओर्स के फॉर्म में मिलता है, ओर्स। ठीक है, मिक्स फॉर्म में मिलता है। तो क्या होता है आगे समझ लेते हैं। पहले समझते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, ये तो तुम लोगों ने एसएसटी में भी पढ़ा है, जो इस साल तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ रहे होगे एसएसटी ज्योग्राफी में। The natural material in which the metals or their compounds are formed in earth are called minerals। तो अर्थ में जो हम लोग के नेचुरल मटेरियल्स होते हैं उसको हम लोग जिससे हम लोग को मेटल्स मिल रहा होता है उसको मिनरल्स बोलते हैं। और क्या होता है, और इज अ मिनरल, और एक मिनरल ही होता है इन विच मेटल्स कैन फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब इससे उसको बेच के हम लोग को पैसा मिले। ठीक है, तो और क्या होता है, और इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अब जब हम लोग और निकाल रहे होते हैं तो कुछ गंदगी होती है। ठीक है, और के अंदर कुछ गंदगी होती है, तो तुम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा
कि पत्थर में से सोना निकाल रहा है, तो वो कुछ गंदगी उसमें होती है, तो उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं बच्चों? गैंग। गैंग इज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर लाइक और रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। तो जब हम लोग ओर में से मेटल्स निकाल रहे होंगे तो गैंग को रिमूव करना बहुत जरूरी है। मतलब गंदगी, कौन कौन सी गंदगी? रॉक पार्टिकल्स, पत्थर हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है और क्ले हो सकती है। तो पढ़ते हैं आगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको तुम लोग लर्न कर लेना। मेटल्स हम लोग को से सोडियम चाहिए, सोडियम। तो उसके लिए एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, जो कि जिसका और होता है हमारा NaCl। ठीक है, ये हमारा नेम ऑफ कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। अल्यूमिनियम चाहिए, अल्यूमिनियम का भी और होता है जिसको हम लोग बॉक्साइड बोलते हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2। मैंगनीज चाहिए तो Mn। मैंगनीज, मैंगनीज चाहिए तो कौन सा होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है। और जिंक चाहिए होता है, जिंक में दो टाइप के और मिलते हैं हम लोग को, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। क्या? जिंक सल्फाइड। जिंक कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं कैलामाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैलामाइन। और जिंक सल्फाइड को बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। कैलामाइन का फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट, और ये जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है। सोडियम का सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और जो मैंगनीज है उसका पायरोलुसाइट, जिंक का जिंक ब्लेंड एंड जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिसको कैलामाइन। ये कुछ और से हम लोग को लर्न कर रहे हैं, SST में भी तुम लोगों ने ज्योग्राफी में याद किया होगा, अभी भी लर्न करना है। ठीक है। और भी कुछ है, आयरन के बारे में बात कर लेते हैं। आयरन का Fe का हमारा होता है Fe2O3, जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं। हेमेटाइट देखो सब लिखे हुआ है। कॉपर भी, कॉपर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉपर 1 ऑक्साइड मतलब Cu2O, और एक होता है नहीं Cu2, हाँ एक होता है कॉपर सल्फाइड Cu2S। ठीक है, इसका नाम होता है हमारा क्यूपराइट। क्यूपराइट, और इसका नाम होता है कॉपर ग्लास। सब इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग को लर्न करना है। 1 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री में इस चैप्टर को लर्न ही करना है, सिंपल सी बात। रिएक्शंस कितना समझोगे, मैकेनिज्म में घुसेंगे नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म तुम लोग के कोर्स में नहीं है, तो लर्न ही करना पड़ेगा। मरकरी Hg, सिनाबार, सिंपल है लर्न करना, सिनाबार HgS, जिसको मरकरी सल्फाइड भी बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने ओर्स पढ़ लिए, कौन कौन से 4 5 6 7 टाइप्स के और हम लोगों ने पढ़े तुम्हारे कोर्स में। इसी ओर में से हम लोग का प्योर मेटल निकाल रहे होंगे आने वाले टॉपिक्स में। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स मिलता किस किस फॉर्म में। ठीक है, या तो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा या ओर्स के फॉर्म में मिलेगा, सिंपल है। तो ये सब लिखा हुआ है। गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज होती है। और ये हमारे जितने ओर्स हैं, 7 ओर्स हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो देखते हैं क्या लिखा है। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा रिडक्शन टू मेटल, तीसरा रिफाइनिंग। 3 स्टेप्स होते हैं हम लोग के, इसको याद कर लो जल्दी से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। इट इज द रिमूवल ऑफ गैंग, गैंग को निकालना। गैंग को निकालना एक ओर में से, उसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का? इट इज द रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स में से, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गैंग को निकालते हैं उस ओर में से। गैंग पता है क्या होता है? अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्दी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कंकड़, लाइमस्टोन, माइका एटसेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड गैंग। गैंग ओर में से गैंग को निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। यही हमारा पहला स्टेप है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर का पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग। ये हमारे स्टेप्स हैं जो अगले के हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है देख लो। ओर है, ठीक है। और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी।
तीन टाइप की रिएक्टिविटीज होती है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स एंड मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। तो अगर हाई रिएक्टिव मेटल्स वाला है तो उसके तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिससे हमको प्योर मेटल मिल जाता है। और मीडियम रिएक्टिव है तो दो चीज़ होती है, कार्बोनेट और होगा या सल्फाइड और होगा। जैसे जिंक में था, जिंक का क्या था, सल्फाइड और, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, देखा था कोर्स में। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग उसका होता है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। उससे हम लोग को ऑक्साइड मिलता है, फिर रिडक्शन करते हैं उसका, रिडक्शन करते हैं कार्बन की हेल्प से, कार्बन, ठीक है। फिर रिफाइनिंग, रिफाइनिंग भी समझेंगे। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जितने भी लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका सल्फाइड ओर होता है। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी लिखा है, रोस्टिंग से मेटल मिलेगा, फिर उस मेटल का रिफाइनिंग करेंगे। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का है रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स, लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो मेटल्स होते हैं उसका एक हम लोगों का ओर है हम लोग के पास मरकरी का, ठीक है। मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग, देखो लो मेटल्स की बात करें, लो मेटल्स में सबसे पहले सल्फाइड ओर आता है। सल्फाइड ओर क्या था हमारा, मरकरी सल्फ, ये था एच, इसको हम लोग सिनाबार बोलते थे। तो मरकरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सोर्स सिनाबार, एच से मिलता है। जब सल्फाइड ओर होता है उसका हम लोग ने अभी देखा, उसको हम लोग रोस्टिंग करते हैं। तो बच्चों समझते हैं रोस्टिंग क्या होता है, समझ लो ये ओर है हमारे पास, ये माउस, ये ओर है हमारे पास। इस ओर को अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दें, इसको हम लोग ऐसे ही जला दें, एक ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग में है, इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया। रोस्टिंग क्या होता है, द हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। तो सल्फाइड ओर, ये सिर्फ सल्फाइड ओर, द हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो रोस्टिंग हम लोग ने समझ लिया क्या होता है, तो हीटिंग ऑफ, यहाँ पे लिख लो, हीटिंग ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड ओर इन एयर, सिंपल। mercury is obtained from the cinnabar by heating in presence of oxygen। जो सल्फाइड ओर है उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर लेंगे, पहला स्टेप हो गया रोस्टिंग, ठीक है। When it is heated in the presence of oxygen, it is converted to mercuric oxide and on further heating it is reduced to mercury। तो मरकर जो सिनाबार है उसको हम लोग ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में बर्न करेंगे या एयर में बर्न करेंगे, उससे हम लोग को मरकरिक ऑक्साइड मिल जाएगा, उसको फिर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को मरकरी मिल जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, देख लेते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लो रिएक्टिव मेटल्स। तो एच को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो HgO मिलेगा, मरकरिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन मिलेगी। मरकरिक ऑक्साइड को और हीट कर देंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये हमारा मिल गया हम लोग को मेटल, ठीक है, गुड। दूसरा जो हमारा लेस रिएक्टिव होता है वो होता है हमारा कॉपर। कॉपर का हमारा पास क्या होता है, और CuS, कॉपर सल्फाइड, नाम इसका लिखा होगा, ये रहा कॉपर सल्फाइड, इसका नाम था कॉपर ग्लांस। तो देखो सल्फाइड हो रहा है, लेस रिएक्टिव है, तो इसका हम लोग रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग बोले तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट सल्फाइड और CuS बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो ये मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम लोग, कॉपर देखो ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जो ये कॉपर ऑक्साइड मिला हम लोग को, कॉपर ऑक्साइड मिला, इसको फिर से हम लोग कॉपर सल्फाइड के साथ कर देते हैं रिएक्ट, फिर हम लोग को कॉपर, ये समझना। एक सेकंड ना बच्चों, वेट अ मिनट, एक मैसेज आ रहा है उसको जरा देख ले, 2 सेकंड बच्चों वेट करना। 2 सेकंड माइक ऑफ कर ले। उनको बोल दिया जाए कि बाद में कॉल किया जाए। 1 सेकंड ना बच्चों, वेट। बच्चों स्किप कर देना, आगे थोड़ा सा कर लेना, कुछ जरूरी आ गया, वीडियो को अगर हम लोग रोक देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी।
हाँ ठीक है, हो गई बात। हाँ ये हम लोग ने समझ लिया, सल्फाइड ओर हमारा होता है। तो सल्फाइड ओर से, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन में हम लोगों ने हीट करा तो हम लोग को मिल गया सल्फाइड ओर, ये देखो लिखा होगा कॉपर सल्फाइड। ये अरे Cu2s, अच्छा हाँ कॉपर सल्फाइड Cu2s होता है, ये रिएक्शन सही कर लेना बच्चों, Cu2s है यहाँ पे, कई बार मिस्टेक हो जाती है। Cu2s, Cu2 हम लोग को मिला। कॉपर ऑक्साइड को हम लोगों ने फिर से उसके साथ कॉपर सल्फाइड या कॉपर ग्लास के साथ हीट करा तो कॉपर हम लोग को मिल गया। ये रिएक्शन याद कर लो, कॉपर सल्फाइड। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स ओर से, तो ये हम लोग लिख देंगे, सिंपल है, 2x मरकरी है और एक कॉपर। अब आता है मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज। मिडिल में कौन सा होता है? जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, तो इट इज मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। इट इज easier टू obtain metals from their oxide than from their sulfide and carbonates। अगर ऑक्साइड से निकालना तो ईजी होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि सल्फाइड से हम लोग कैसे निकालते हैं? सल्फाइड अभी हम लोगों ने पढ़ा, सल्फाइड से निकालने के लिए रोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रोस्टिंग। और अगर कार्बोनेट, कार्बोनेट और किसी चीज का भी कार्बोनेट हो, उसके ओर से निकालना हो तो हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, सीसी, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है बच्चों? फिर से अगर समझ लो, हमारे पास कार्बोनेट और है, पहले ये था सल्फाइड और, अब ये कार्बोनेट और है, और इस कार्बोनेट को और को हम लोग एयर की प्रेजेंस में हीट नहीं करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? हीटिंग ऑफ, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर is called calcination. So it is easier to obtain metals from oxide than from sulfide and carbonate. So non-oxide ores are converted into oxides when from before reduction non-oxides ore can be converted into oxide from छोड़ो। तो देखो, ऑक्साइड ओर को इजिली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन ऑक्साइड ओर को कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करना पड़ता है। तीन टाइप के ओर हुए, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। ऑक्साइड तो सिंपली हो जाएंगे हम लोग के, रिएक्शन आगे देख लेंगे अगर होगी तो। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हम लोग को करना पड़ता है। रोस्टिंग हम लोग करेंगे सल्फाइड ओर के लिए, कैल्सिनेशन करेंगे कार्बोनेट ओर के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले रोस्टिंग क्या होता है। इट इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी पढ़ा था। इट इज यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो सल्फाइड और जिंक सल्फाइड है, इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, रोस्टिंग करी, रोस्टिंग, ये ऊपर रोस्टिंग करी हम लोगों ने, रोस्टिंग करी तो हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया प्यारे बच्चों? जिंक ऑक्साइड मिल गया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, ये था जिंक ऑक्साइड का। अब कैल्सिनेशन क्या होता है? इट इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, किसी कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में करना। तो देखो हम लोगों ने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन में करा था, जिंक ऑक्साइड। अब हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था। पहले हम लोगों ने क्या था? कार्बोनेट और सल्फाइड और, कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन, सल्फाइड और का रोस्टिंग, फिर ऑक्साइड मिलना था, तो हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिला। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, तो जो कि आगे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने जिंक सल्फाइड, इसको हम लोगों ने रोस्ट किया, वो कैरीमिनाटी वाला रोस्ट नहीं, ठीक है, ये अलग रोस्ट है, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। अब जिंक ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए यूज करते हैं कार्बन। क्या यूज करते हैं बच्चों? कार्बन। देखो यहाँ पे लिखा कार्बन। तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है, और जिंक मेटल यहाँ पे हम लोग का एक्सट्रैक्ट हो गया, मिल गया हम लोग को। सिंपल। सेम ऐसे कैल्सिनेशन है, हम लोग का जिंक कार्बोनेट और होता है। तो जिंक कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर दें, सिंपल, इन एब्सेंस ऑफ, हीट करा इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन की चीज, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रही होती है। जिंक ऑक्साइड को फर्दर कार्बन के साथ रिड्यूस कर देंगे तो जिंक प्लस कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया? सल्फाइड और था, तो जिंक सल्फाइड को हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोगों ने उसको हीट करा तो हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिल गया। जिंक ऑक्साइड को फर्दर, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, फर्दर हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मिल गया। इसमें हम लोग क्या आती है? थर्माइट रिएक्शन। Some reactive metals like sodium, calcium, aluminium are used as reducing agent to obtain metals from their oxide। पिछले में हम लोगों ने कार्बन करा था एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम यूज करता है। जैसे कि ये MnO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी ऑक्साइड से अगर हम लोग को वो चाहिए होता है, देखो
किसी भी ऑक्साइड से, ये ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड से हम लोग को ऐसे निकालना है प्लेन, तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहता है, रिड्यूसिंग, ये तो होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, तो रिड्यूस हुआ, और रिड्यूसिंग के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कार्बन यूज कर रहे हैं, बट आगे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे, वेट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम यूज करेंगे, जो कि और अच्छे होते हैं, ठीक है, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल्स। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल के मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में से और मैग्नीशियम को निकाल, ऑक्सीजन को निकाल के मैग्नीशियम चाहिए, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना, रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज हुआ, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में एल्यूमिनियम का रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉरी, मैंगनीज और एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंपल, इजी है कि नहीं है। अब थर्माइट रिएक्शन क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, ये चीज समझाने के लिए थी कि ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को निकालने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन के लिए कोई रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग चाहिए, रिड्यूसिंग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड के जो हम लोगों ने पढ़ी थी रिएक्शन, उसमें कार्बन था एज रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें क्या बात कर, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम। तो बात है थर्माइट रिएक्शन में, द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, तो जब भी हम लोग कोई भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे, जो कि हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उसको, ऑक्साइड से मेटल निकाल, तो वो एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, पता है ना, हीट बहुत ज़्यादा निकल रही होती है, एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन मॉल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट में मेटल हम लोग को मिल रहा होता है, सच रिएक्शन आर कॉल्ड थर्माइट रिएक्शंस। तो थर्माइट रिएक्शन बच्चों क्या होती है, तुम लोगों ने समझ लिया, फिर से समझा देते हैं, मेटल ऑक्साइड में से हम लोग मेटल निकालते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में से हमारा काम क्या है, रुको, मेटल ऑक्साइड में से हम लोग को मेटल निकालना होता है, मेटल निकालना मतलब ऑक्सीजन को निकालना, वो उसमें हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हम लोग को चाहिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि एल्यूमिनियम का हम लोग यूज करते हैं, और एल्यूमिनियम जो होता है वो, जब एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकल रही होती है, हीट निकल रही होती है मतलब वो पिघला देता है मेटल को, तो जो मेटल हम लोग को मिल रहा होता है वो एक मॉल्टेन स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, which is an highly exothermic reaction, and a metal molten and metal obtained in the form of molten state, बस इसी रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन। तो इसी थर्माइट रिएक्शन में एक चीज आती है वेल्डिंग, बच्चों आप लोगों ने वेल्डिंग को सुना होगा, लोहे को जोड़ना या लोहे को गलाना, होता नहीं घर में ग्रिल्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे नहीं पड़ी, तो मेटल वेल्डिंग होती है, कोई हम लोग की जाल बन रहा होता है घर में, गेट बन रहे होते हैं, गेट्स बने होते हैं घर के, स्कूल्स के, सब जगह के, तो वेल्डिंग से बने होते हैं। तो अगले हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं, वेल्डिंग, द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, जब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल ऑक्साइड तो निकल जाएगा, हम लोग को आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, विच इज एन हाईली एक्सोथर्मिक, जल रहा होता है जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर डाल रहे होते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेल ट्रैक्स, ब्रोकन मशीन्स, तो पटरियों को जोड़ने के लिए रिएक्शन का यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हमारे पास होता है, आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं, ठीक है, वेल्ड थर्माइट रिएक्शन ही होती है, तो इससे हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन मिल रहा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, मॉल्टेन स्टेट में आयरन मिल रहा होता है, वो जुड़ जाता है, फिर वो सूख के जुड़ जाता है, जब ठंडा हो जाता है, बहुत गर्म होता है तो बहुत मॉल्टेन स्टेट में होता है, तो वो थोड़ी थोड़ा ठंडा होता रहता है और वो मिल जाता है, जैसे ये दो हमारे पास लो, ये दो हमारे पास ये हैं आयरन है, इनको जोड़ना है हमने, हम लोगों ने एल्यूमिनियम डाल दिया इनके बीच में ये एल्यूमिनियम हमने डाल दिया, एल्यूमिनियम डाला तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई बच्चों, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो ये गल के आपस में जुड़ गए, ठंडे हो गए तो जुड़े हुए मिले, बस सिंपल, समझ गए ना, फील आ गया नहीं आ गया, तो यही आगे हमारे पास ये बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करें तो Al2O3 प्लस Fe प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, और ये जो Fe मिला हम लोग को वो मिला मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट वेल्डिंग में काम आता है हमारा,
वेल्डिंग। समझ में आया थर्माइट रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। मेटल ऑक्साइड से हम लोग को मेटल निकालना होता है। एल्यूमिनियम पाउडर का हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो एल्यूमिनियम पाउडर उस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस करके हम लोग को प्योर मेटल दे देता है। तो जब प्योर मेटल हम लोग को मिल रहा होता है तो वो मॉडरेट स्टेट में होता है और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक होती है इसलिए थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हम लोग का और दूसरी तरफ देखा जाए जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड इजीली कार्बन से रिड्यूस हो जाता है, तो जिंक मिल जाता है हम लोग को। ये इतना कुछ लंबा प्रोसेस नहीं होता, ये टफ होता है मैंगनीज वाला और आयरन, इसीलिए एल्यूमिनियम यूज करते हैं। इसीलिए एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वो इतनी नहीं होती। तो ये थर्माइट बेल्ट है, ये वेल्डिंग के लिए यूज होता है। ये देख लो। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप पे आ जाते हैं हम लोग इसमें सोडियम पोटेशियम के बारे में। तो टॉप ऑफ द मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देम बाय सिंपल हीटिंग। सिंपल हीटिंग से हम लोग को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सिंपल हीटिंग से हम लोग को नहीं मिलते हैं। या रिड्यूसिंग एजेंट उन सबसे भी नहीं मिलता है, जैसे कार्बन एल्यूमिनियम पड़ा, उन सबसे नहीं मिलता है। ये हम लोग को मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलता है। वो क्या होता है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, जैसे एक हम लोगों ने सोडियम और पढ़ा है NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट पीछे देखा था, उसको देख लेना, ठीक है। ये होता है। अब हमको NaCl में से Na चाहिए होता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग पास करा दें सोडियम क्लोराइड से, सोडियम मेटल हम लोग का कैथोड में आ जाएगा। कैथोड हमारा साइन क्या होता है बच्चों? कैथोड होती है निगेटिव रॉड, यहाँ लिख लेते हैं निगेटिव रॉड। और जो एनोड होती है वो हमारी पॉजिटिव रॉड होती है, पॉजिटिव रॉड। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, कि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के पास जाता है और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाता है। तो सोडियम हमारा क्या है? सोडियम हमारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखो NaCl है, NaCl में Na प्लस होता है, वेरी गुड, और Cl माइनस होता है। तो ये जो Na प्लस है, Na प्लस प्लस वाला किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? निगेटिव वाले के पास जाएगा। और ये जो माइनस वाला है वो किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास। तो यही डायग्राम में बच्चों दिखाया गया है कि जब हमने दो रॉड डाली, एक थी कैथोड और एक थी एनोड। कैथोड इज निगेटिवली रॉड एंड एनोड इज अ पॉजिटिव रॉड। तो हमने देखा जब हमने मोल्टन NaCl डाला, हमने यहाँ पे अच्छा NaCl जब हम लोगों ने डाला, तो NaCl डालते ही जो Na प्लस और Cl माइनस में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्लस वाला चला गया माइनस वाली रॉड पे और माइनस वाला चला गया प्लस वाली रॉड पे। जो वहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया क्योंकि करंट पास है, तो Na में इलेक्ट्रॉन आया तो Na में बदल गया, Cl2 से इलेक्ट्रॉन गया तो Cl2। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा था, ठीक है, समझ गए, कोई करंट पास हुआ। तो ये था हमारा सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे बढ़ लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन अ प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? मेटल्स में से इम्प्योरिटीज को फाइनल प्रोसेस, इसमें 99.9% प्योर मिल जाता है। अब यार थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी तो रह जाएगी, इतना तो प्योर कोई भी नहीं होता, ठीक है, थोड़ी बहुत, इतने प्योर तो हम भी नहीं, इतने प्योर तो कोई भी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो रह जाएगा। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हमारे कोर्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वही हम लोग पढ़ेंगे। इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड द थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन। चलो आगे देखते हैं ना। ये हमारा है कॉपर, एक हम लोगों ने स्पेस नहीं ली, चलो ये भी समझ लेते हैं। ये हम लोग को प्योर कॉपर निकालना है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की बात करने जा रहे हैं। अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड, एनोड 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 इम्प्योर। एनोड जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, एनोड होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रॉड हम लोगों ने ले ली इम्प्योर कॉपर की, जो कि मोटी होती है, इम्प्योर कॉपर की, ठीक है। थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर इज मेड द कैथोड, कैथोड की हमने पतली रॉड ली प्योर, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिफाइड, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वो था कॉपर सल्फेट। ये जो सॉल्यूशन हमने लिया CuSO4 था। When electric current is passed through the electrolyte, pure copper from anode is deposited at the cathode. कैथोड में जा जाके ये जो यहाँ से जो ये रॉड थी हमारी इम्प्योर, इसमें से कॉपर जा जाके इसमें जाने लगा एंड द इम्प्योरिटी सेटल डाउन, जो गंदगी थी वो नीचे आ गई। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये हुआ कैसे, रुको एक स्लाइड और ऐड कर लीजिए।
ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों तुम लोग के लिए। ये क्या हो गया, रुक जाओ, हाँ हो गया। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने कंटेनर लिया, जैसा कि हम लोग को बोला कि एक कंटेनर लिया जिसमें हमने सोल्यूशन भरा CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4। तो ये हमारा था एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको हम लोगों ने लगा दिया बैटरी के साथ प्लस वाले माइनस, ठीक है। और ये पतला हमने लिया जो कि प्योर था, हम्म, ये पतले रॉड जो कि हमारी माइनस कैथोड, और ये थी हमारी प्लस एनोड, ठीक है। CuSO4 में हम लोग को क्या मिला, CuSO4। अब ध्यान से सुनना, CuSO4 में क्या क्या होता है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, है ना। तो अभी जो Cu2 प्लस है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो CuSO4 टू था Cu2 प्लस SO4 टू SO4 टू माइनस, तो Cu2 प्लस किसके पास जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, जो कि जाएगा कैथोड में, ठीक है। तो ये रॉड, ये जो Cu2 प्लस था वो जाने लगा उसमें, ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है मॉल्टेन स्टेट में, Cu2 प्लस यहाँ जाने लगा, और ये रॉड पतली से मोटी होती गई, SO4 टू माइनस इसमें रहा, ठीक है, पतली होती गई। अब यहाँ का जो हमारा, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ से सोल्यूशन में से Cu2 प्लस जाने लगा, तो जो सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम मतलब कंसंट्रेशन, इतना डीप में मत जाना इक्विलिब्रियम के, इतने डीप में हम भी नहीं समझाएंगे, तो तुम लोग का आगे पढ़ोगे। तो जो सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब होने लगा। तो जो हमने जो सोल्यूशन डाला था ना, ये सोल्यूशन यहाँ पे, ये हमने CuSO4 डाला था, जो CuSO4, तो उस CuSO4 में Cu तो जाने लगा कैथोड की साइड, SO4 टू माइनस से बचा, तो उसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब होने लगा। तो डिस्टर्ब होने लगा, तो जो इसमें से कॉपर था, इस रॉड में से, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए, Cu2 प्लस ने, Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन उसने, एक मिनट रुको बच्चों, क्या था, हाँ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, और वो नीचे आ गया इस सोल्यूशन में, अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगा, उसको बैलेंस करने के लिए आ गया, ठीक है। तो जो ये जो इम्प्योर रॉड थी ना, उसमें से कॉपर जा जाके सोल्यूशन में आने लगा, ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, रेट ऑफ रिएक्शन सही रहे, सब कुछ सही रहे, मतलब जो चल रहा है चलने दो। तो जो सोल्यूशन CuSO4 में से Cu था वो जाने लगा कैथोड की तरफ, जो कि कैथोड मोटी होती गई, कैथोड थिक होती गई, कैसे थिक होती रही, तो CuSO4 का Cu जाने लगा उसमें, और जब CuSO4 का Cu तो चला गया, अब सिर्फ SO4 बचा। तो SO4 जो सोल्यूशन है, जो हमारा पानी जो हमने लिया था, सोल्यूशन लिया था ना, तो उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो उसके लिए इस रॉड में से Cu निकलने लगता है, इसमें आ जाता है सोल्यूशन में, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक। इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं, रेट, रिएक्शन का रेट मेंटेन रहे, बैलेंस में रहे। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो उसमें से Cu आ जाता है, अपना काम वहाँ खत्म कर लेता है, तो इसमें से Cu निकलता रहता है, रॉड पतली होती जाती, एनोड थिक होती रहती है, एनोड थिन होती रहती है, एनोड थिन होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही Cu इसमें से निकलता रहता है, और सारी इंप्योरिटीज यहाँ नीचे जम जाती है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा उसको भी बना लेते हैं, एक हमको और चाहिए होगी, यहाँ इसी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बना लेते हैं, इसको बाद में पढ़ते टॉपिक हम लोग। तो देख लेते हैं हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का था, तो जो नया डायग्राम बना वो बना हम लोग का ये मोटी कैथोड, जो कि प्योर बन गई, क्या बन गई, प्योर, और एनोड, और यहाँ पे गैप, नहीं समझ आया, प्लस माइनस, तो ये इम्प्योरिटी सारी इस ये हट गई, और हम लोग को प्योर कॉपर रॉड मिल गई कैथोड। ये क्या, हाँ समझ में आया, कैथोड समझ में आया कि नहीं आया। जो जो हम लोगों ने एनोड ली, फिर से समझो, एनोड हमने इम्प्योर ली और कैथोड हमने प्योर ली, तो हमने सोल्यूशन एक लिया। तो जो हमने सोल्यूशन लिया CuSO4, तो जो Cu2 उसमें जाने लगा सारा सारा Cu2 प्लस, हमने अभी समझाया था NaCl वाले एग्जांपल में। तो जो बैलेंस रहे उसका इक्विलिब्रियम, जो सोल्यूशन लिया, तो उसके लिए Cu उसमें से निकल आएगा, जो एनोड में से Cu निकल आया, तो और जो नीचे का उसमें गंदगी थी वो नीचे गिरती चली गई साथ साथ। ऐसे एनोड पतली होती गई और कैथोड मोटी होती गई, इसीलिए हम लोग को प्योर कैथोड।
प्योर कॉपर मिल गया। 100% प्योर नहीं मिला, 99 पॉइंट कुछ परसेंट मिलता है, 100% प्योर नहीं मिलता है तब भी, जितना मर्जी कर लो। तो यहाँ पे हम लोग का क्या खत्म हो गया, सारे एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिए कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और रिफाइनिंग और सब कुछ हमने पढ़ लिया बिल्कुल डिटेल। तो किसी को भी कोई डाउट हो बता देना, कमेंट करके बता देना, चैट पे बता देना, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उसको क्लियर कर देंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का है कोरोजन। कोरोजन हम लोगों ने पढ़ा रखा है। कोरोजन क्या होता है, कोई कोरोजन इज अ डैमेज कॉज टू मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। घर में लोहा है जो गेट होता है, उसमें रस्ट जम जाती है, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा में पानी साफ करते हो, या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो कोरोजन यही होता है कि किसी लोहे को खा जाना, ईटन अप ऑफ यानी मेटल, या किसी डैमेज कर देना मेटल को। तो ये हमने बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, चैप्टर में उसको देख लेना। हमारे क्लास में इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट, आयरन में ब्राउन कोटिंग आ जाना, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट में, ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ओवर कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, बहुत सारी जगह देखा होगा। होता नहीं कॉपर का जो टॉम्ब, टॉम्ब समझते हो ना, महल के ऊपर होता है टॉम्ब ऐसा, तो वो कई बार ये जो टॉम्ब है ना, ये महल है पूरा, उसके ऊपर टॉम्ब, तो वो जो होता है वो कई बार कॉपर का होता है तो वो हरा पड़ जाता है, ग्रीन पड़ जाता है, तो वो हमारा रस्ट हो गया, मतलब कोरोजन हो गया उसमें। तो कॉपर में अगर कोरोजन हो तो ग्रीन लेयर आ जाती है, लोहे में हो तो ब्राउन लेयर आ जाती है, और अगर सिल्वर में हो तो ब्लैक। तो ये चीजें लिख लो, इसको याद कर लेना, इसको समझ लेना। आयरन में हो जाए अगर कोरोजन तो ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, कॉपर में हो जाए तो इतना डीप नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना इतना ही पढ़ना है, ग्रीन कलर की, सिल्वर में हो तो ब्लैक कलर की। किस कलर की बच्चों, ब्लैक। आगे एक ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब मार्क 1 2 3 एंड पुट आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम, सब में हमने रखी, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब 1। फर्स्ट में हमने एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल सूखा, बिल्कुल पानी नहीं है, ना पानी ना मॉइस्चर ना कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड रख दिया, ठीक है। टू ऑब्जर्व मॉइस्चर, मॉइस्चर उसमें ऑब्जर्व होता रहे, पोर सम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब 2, कुछ टेस्ट ट्यूब 2 में हमने बॉइल्ड वाटर रख लिया, एंड पोर सम ऑयल, उसके ऊपर ऑयल रख लिया, टू प्रिवेंट एयर, जिसमें एयर ना घुस सके, हमने बॉइल्ड वाटर लिया और ऑयल ले लिया, ठीक है, ताकि एयर ना घुस सके। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब 3, cork the test tube and leave them for a few days, then they, the nails in test tube 1 does not get rusted because it had only air and no water. The test tube 2 does not rust because it has only water no air. अब सुनो, पहली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें देखो सिर्फ हवा है, सिर्फ एयर है, सिर्फ क्या बच्चों, एयर है। तो हम लोग को पानी और हवा चाहिए रस्ट लगने के लिए, तो सिर्फ एयर है, पानी नहीं है, तो नहीं हुआ। इसमें देखो ऑयल इसलिए डाल दिया ताकि एयर ना आए, ऑयल एयर के आर पार नहीं, मतलब ऑयल के आर पार एयर नहीं जाती, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे पानी लिया, ऊपर हमने ऑयल डाल दिया ताकि एयर ना घुसे, तो यहाँ पे पानी है, एयर नहीं है, यहाँ पे वाटर भी है, तीसरे वाले में वाटर भी है और एयर भी है, तो जंग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, और लग गए कुछ दिन बाद। देख लो ये आयरन का कलर चेंज हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वाटर और एयर दोनों यहाँ पे रस्टिंग हो गई। तो रस्टिंग के लिए हम लोग को कोरोजन, कोरोजन के लिए हम लोग को चाहिए वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे फैक्टर्स हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हमने अभी पढ़ लिया आयरन कलर ब्राउन होता है, ग्रीन कलर होता है, कॉपर का एग्जाम में आ सकता है ये, कॉपर अगर रस्ट हो जाए, कॉपर का कोरोजन हो जाए तो कौन सा कलर होता है, तो ग्रीन होता है, सिल्वर का ब्लैक। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, तो सिंपल, हम लोगों ने पढ़ रखा है, सिर्फ हम लोग को ऑयल लगा लें, घर में ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा लें, सही है। पेंट कर देते हैं गेट्स को, गैल्वेनाइज कर देते हैं, कोटिंग में जिंक, जिंक से कोट कर देते हैं, टिनिंग, टिन से कोट कर देते हैं, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, क्रोमियम से, क्रोमियम लेस रिएक्टिव मेटल से हम लोगों ने कोटिंग यहाँ पे क्यों करी क्रोमियम से, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो पानी भले ही डाल दो इसमें, अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ध्यान से समझने वाला, पानी डाल दो कोई फर्क नहीं, बट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इट इज अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। चौथा एलॉय, एलॉयस पढ़ना है हम लोग को, 6 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या, ऑयल और ग्रीस लगा दी, चेन, साइकिल की चेन में ग्रीसिंग नहीं करते, करते हैं ना, पेंट, पेंट कर देते लोहे को, गैल्वेनाइज, याद कर लो गैल्वेनाइज, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर देंगे हम लोग का, बच जाएगा, ठीक है। कोरोजन नहीं होता, कोरोजन से मेटल ना खराब हो जाता है, दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब क्या करना, फालतू नया लगवाना पड़ता है। टिनिंग, टिन की कोटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेस रिएक्टिव मेटल की कोट कर दो क्रोमियम की, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलॉयस, एलॉयस समझ लेते हैं क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, एक ही चीज बनी हो दो या दो मेटल से, ठीक है। होमोजीनियस पता है ना, बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पढ़ा होगा, होमोजीनियस कंप्लीटली मिक्स, हेट्रोजीनियस नॉट कंप्लीटली मिक्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल दो मेटल्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है। या तो दो मेटल्स को मिक्स करेंगे या मेटल नॉन मेटल को मिक्स करेंगे। तो या तो दो मेटल्स को मिक्स कर लो, मेटल को हम लोग एम प्लस एम कर लो, या एम प्लस नॉन मेटल कर लो, बट कंप्लीटली मिक्स होने चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर, एच एम, होमोजीनियस मिक्सचर होने चाहिए, तो उसको हम लोग एलॉय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं आपके कोर्स में। जैसे पहला हमारा आता है फेरस एलॉय, एन एलॉय इन विच Fe इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील है, जैसे इसमें आयरन 86% होता है, मैंगनीज 13% एंड कार्बन 1%। निकल स्टील जिसमें आयरन 98% होता है, निकल 2% होता है, ये सब लिख लेना। समझ गए ना, मैंगनीज स्टील है उसमें आयरन 86% होता है और मैंगनीज 13%, कार्बन 1%, तो कैलकुलेट कर लो, टोटल 100% हुआ। निकल स्टील में, निकल स्टील एलॉय एक टाइप का जिसमें दो होते हैं मेटल्स, कौन कौन से, आयरन और निकल, 98% 2%। इसमें देखो आयरन 86% मेटल था, मैंगनीज 13% मेटल था, कार्बन नॉन मेटल 1% था। तो नॉन मेटल भी आ सकते हैं, ये हमारा नॉन फेरस एलॉय। जैसे कि ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक से बना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक से बना होता है। तो 80% कॉपर 20% जिंक होता है। और जो ब्रॉन्ज होता है हमारा, वो कॉपर और एस एन, एस एन क्या होता है, अरे यार फिर कॉल आ रहा है, वेट है, काट दो। हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ ब्रास हमारा होता है कॉपर और जिंक से बना होता है, और जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और एसएन, एसएन क्या होता है हमारा, टिन होता है, टिन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा ब्रास दो चीज से बना होता है, कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज हमारे कॉपर और एसएन से। एमालगम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमालगम्स ध्यान रखना इस चीज का, एमालगम्स, एमालगम्स क्या होते हैं, वो एलॉयज जिसमें एच जी प्रेजेंट हो, एच जी बोले तो मरकरी प्रेजेंट हो, ध्यान रखना इस चीज का बच्चों। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि द एलॉय मेड अप ऑफ मरकरी इज कॉल्ड एमालगम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनके भी कुछ एग्जाम्पल, सोडियम एमालगम्स जिसमें सोडियम और एच जी होता है, जिंक एमालगम जिसमें जिंक और एच जी होता है, जिंक एच जी और सोडियम। तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट है एलॉयज, उसको भी देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट एलॉयज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल रट लेना। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हमारी एलॉयज की पढ़ लेते हैं। एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल से, क्योंकि ये दो तीन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इट इज़ हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यही हम लोगों ने समझा। मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन नहीं हो सकता इसमें इजीली, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे सोल्डर अगर ले लें तो एस एन 80%, पी बी 50%। एस एन हमने अभी देखा क्या होता है, एस एन होता है हमारा टिन और पीबी होता है हमारा लेड, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेड और इससे टिन से, कुछ, सबका नहीं, ये कुछ की बात करी तो ये एग्जांपल है हमारे पास, सोल्डर ये याद कर लेना, सोल्डर का ये एग्जांपल, सोल्डर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, सोल्डर बनता है किससे, हमारा टिन से और लेड से। तो ये लिख लेना है कॉपी में, इसको याद कर लेना, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं हमारे। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े, मैंगनीज स्टील, निकल स्टील, या मैंगनीज स्टील, निकल स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोडियम एमेल्गम 5, और जिंक एमेल्गम 6, और सोल्डर 7। तो ये 7 कुछ हमारे एलॉयज हैं, इसको याद कर लेना। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी लो होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, कम होते हैं बट मेटल से कम होते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स हो गए, नॉन मेटल्स आ गए थे, है ना बच्चों, जैसे कार्बन आ गया था, नॉन मेटल्स तो होते ही यार, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि नहीं होता, होता है। तो सिंपल है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ये भी कुछ हमारे एलॉयज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 याद कर लेना इसको, ठीक है, इसको एक कॉपी में बना लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। इसको लर्न ही करना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बना होता है। सोल्डर लेड और टिन से बना होता है। और ड्यूरालूमिन एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम और मैंगनीज से बना होता है। स्टील आयरन और कार्बन से बना होता है। स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील सुना है ना, स्टील और स्टेनलेस स्टील में फ़र्क पूछ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं आप लोग से। तो इसको ध्यान रखना कि स्टील जो होता है वो आयरन और प्योर कार्बन से बना होता है, प्योर 99.95% आयरन होता है और 0.05% कार्बन होता है, और जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% निकल। ये मैग्नीशियम का है, ये जर्मन सिल्वर का है, और ये एलॉयज ऑफ गोल्ड। एलॉयज ऑफ गोल्ड हमारे क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। प्योर गोल्ड इज सेट टू बी 24 कैरेट, सुना है ना, 24 कैरेट। जब घर वाले लेने जाते होंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट का गोल्ड है। गोल्ड इज एलॉयड विद अ स्मॉल, गोल्ड में भी एलॉयज होते हैं। गोल्ड इज एलॉयड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। उसको बहुत हार्ड करने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत सिल्वर और कॉपर। तो ये कुछ एलॉयज हैं, हमारे एलॉयज का टॉपिक था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। यहाँ मेटल नॉन मेटल का मिक्स, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो ये कुछ एलॉयज हैं हमारे, उनमें कुछ उसमें परसेंटेज भी लिखे हैं कौन सी चीज़ का प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नहीं ये सब दिया होगा आप लोग को किसी यूट्यूब पे, किसी चैनल पे, इस बात का कंफर्मेशन है, बिल्कुल देख के बताया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल डिटेल में चीज़ें हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तुम लोग देते होगे, कोई भी दे लिया जैसे ओलंपियाड्स वगैरह, तो उसमें भी ये प्रेजेंटेशन या कॉम्पोजिशन हर चीज़ का पूछा जा सकता है। तो इसको पढ़ लेना, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डायरी बनाना, एक पेज बनाना, उसको याद करके अपने दीवार, उसको लिख के दीवार पर चिपका लेना, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, साइंस का चैप्टर है हमारा। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है हमारा। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स ऑलरेडी डाल चुके हैं हम लोग। ये वन शॉट था, पूरा वीडियो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में था, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ हम लोगों ने कर ली है। अब आने वाले अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस ला रहे होंगे। तो लेक्चर्स आते रहेंगे हमारे चैनल पे, देखते रहना। हर पूरा कोशिश कर रहे हैं पूरा क्लास 10th अपलोड कर दे आने वाले कुछ दिनों में, हर एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तो देख लेना, पढ़ाई करते रहो, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में भी, और तुम लोग को भी आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ाने में। बताना जैसा हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और कुछ चीज़ें मिस हो गई हो तो उसको भी बताना, वैसे मिस नहीं किया है, बिल्कुल डिटेल में बताया। तो तुम लोग को कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बता देना यार, इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर देना, बहुत बहुत अच्छा लगता है तुम लोग मैसेज करोगे या करते होगे। कुछ लोग करते भी हैं तो अच्छा लगता है डाउट सॉल्व करके। तो पूछना डाउट, बहुत सारे डाउट रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा पर्सनल तुम लोग ले सकते हो, बड़े भैया की तरह तुम्हारे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।